आपको क्या लगता है, मध्यस्थता के जरिए ये मामला सुलझ जाएगा या ये और उलझ जाएगा? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मीडिएशन के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और सेक्शन 89 सीपीसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का फैसला दिया है। हम इसका वेलकम करते हैं। अब देखते हैं 2 महीने में क्या होगा। मगर मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जिस एक शख्स को मीडिएटर बनाया गया है, उनका एक नहीं बल्कि कई उनके बयान पब्लिक डोमेन में है, स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान उस जमीन को नहीं देंगे तो हिंदुस्तान, ये हमारा वतन अजीज, सीरिया बन जाएगा। उन्होंने वायलेंस थ्रेटन किया है। उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए। अब आप बताइए मैडम कि अगर हम किसी को मीडिएटर बना रहे हैं तो वो तो न्यूट्रल होना चाहिए। उनका ये मीडिएटर का ताल्लुक सब्जेक्ट मैटर से भी और पार्टी से भी है। उन्होंने तो कह दिया कि हमारा फेथ का मसला है, तो जो मीडिएटर होता है उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए। इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शख्स को मीडिएटर बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो अपने इन बयानात को दिमाग में रखकर मीडिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि तो थ्रेटन किए हैं हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। हमारा फेथ का मसला है। देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि फेथ का मामला, और जो फेथ का मामला है, धर्म का मामला है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। हम नहीं कह रहे। जस्टिस ने खुद ये बात कही। हम नहीं कह रहे। ये तो जस्टिस खुद ये बात कह रहे हैं। जस्टिस बोबडे ने ये बात कही है कि ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ओवैसी साहब, यहां आपको यह समझना होगा कि 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में। उनकी भावनाएं सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं अयोध्या के साथ, श्री राम मंदिर के साथ। क्या ये मौका नहीं है आपके लिए कि आप दरिया दिली दिखाएं इस बार? बड़ा दिल नहीं दिखा सकते क्या मुसलमान? मैडम, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा पहला सवाल, मेरा आपके सवाल का जवाब यह है मैडम कि जस्टिस बोबडे साहब ने जो बात कही है वो ओरल ऑब्जर्वेशन था। आज जो ऑर्डर, आज जजमेंट आया है 18 पेज का है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम खत्म होने से पहले उनका ओरल ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में रिफ्लेक्ट होता है कि बता दीजिए मुझे। और कानून ये है कि ओरल ऑब्जर्वेशन जो होगा ओरल होगा, जजमेंट हर ओरल ऑब्जर्वेशन पर प्रिवेल करेगा। तीसरी बात यह है मैडम कि यह मसला फेथ का नहीं है मैडम, यह मसला फेथ का नहीं है, एक टाइटल सूट है। आप कह रहे हैं कि आपके लिए आस्था का मसला है। मैडम, मैं आपसे बड़े इज्जत के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वैसे तो एक हिंदुस्तानी के, हमको हमारे पड़ोसी जो मुल्क है उनकी तरह नहीं बनना चाहिए। वो देश आस्था के और मजहब के नाम पर कायम किए गए और आप देख रहे हैं कितनी बर्बादी हो रही है चौतरफ। ये मुल्क चलेगा तो संविधान पर चलेगा, और संविधान मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं हर आस्था को मानता है। संविधान सिर्फ आपकी आस्था को नहीं मानता, संविधान उन लोगों को भी मानता है जिनकी कोई आस्था ही नहीं है। मक्का की क्या अहमियत है मुसलमानों के लिए? ये देश चलेगा तो संविधान पर चलेगा। ईसाइयों के लिए वही अहमियत है अयोध्या की मैडम, हिंदुओं के लिए। सुनिए, जब आप ये फर्क समझ जाएंगे ओवैसी साहब, तो मुझे लगता है मसला खत्म। मैं हरगिज आपसे सीखना नहीं चाहूंगा। मैं अंबेडकर के दिए हुए संविधान को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आप आस्था की बुनियाद पर हिंदू आस्था, हिंदुत्व की आस्था में डूबकर आप इस तरह का सवाल एक ऐसे शख्स से कह रहे हैं जिसकी जिंदगी का मकसद हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं वेटिकन, आप देखिए मुझे वेटिकन से क्या करना है? आपको मतलब होगा वेटिकन से। और अगर मैं ये पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं आप, तो आपका जवाब निश्चित तौर पर हाँ ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम तय किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच समझकर ही ये नाम तय किए होंगे। मैडम, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम वेलकम करते हैं। क्या मैं कंटेम्प कर रहा हूं? क्या मिस्टर रविशंकर का स्टेटमेंट आपने जी टीवी पर नहीं दिखाया? चलिए, आप उसको गलत प्रूफ कर दिए असदुद्दीन ओवैसी को। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। मैडम, अगर मीडिएशन होता है
जी ग्रुप का मेरा मकसद ओवैसी साहब आपको झूठा साबित करना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो मामला, जो विवाद इतने सालों से चला आ रहा है, अब वो वक्त आ गया है ओवैसी साहब कि इस मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी और वाद विवाद होता रहेगा तो मामला सुलझ नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, अगर देखिए उन्होंने किसी एक के पक्ष में ये फैसला सुना दिया तो एक समुदाय में हमेशा खटास रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि एक समुदाय में खटास हमेशा बनी रहे? मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। अभी इंकशाफ हो रहा है। वो मुबारकबाद देता हूं आपको, लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं ओवैसी साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं। मैडम, मुबारकबाद देता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप रखती हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा सम्मान करती हूं। मैं और आप पर ये सवाल भी नहीं खड़े कर रही हूं। मैं तो चाहती हूं ये मामला सुलझ जाना चाहिए और पूरा देश, 130 करोड़ जो भारतीय जनता है, वो भी यही चाहती है कि मामला सुलझ जाना चाहिए। हाँ, क्या ये सारे विवादों की जड़ नहीं है ओवैसी साहब? मैं अपने सवाल को अब थोड़ा बदल कर आपसे पूछ रही हूं। जो ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, आप कहते हैं कि बीजेपी इस पर सियासत करती है, तो ये तो आपके हाथ में है। आप ये मुद्दा उनसे खींच लीजिए। आप अगर हां कह देंगे, वहां मंदिर बन जाएगा, तो बीजेपी फिर किस पर सियासत करेगी? मैडम, एक काम करते हैं ना, चलिए आप मेरी गर्दन कटवा दीजिए, इत्मीनान हो जाएगा सबको। कर लीजिए, मेरे जिस्म के एक नहीं 50 टुकड़े कर दीजिए, बीजेपी से मुद्दा चला जाएगा। कर दीजिए ना मैडम। अगर अब नौबत इस बात पर आ चुकी है तो चलिए हम तैयार हैं। अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि गर्दन नहीं कटेगी। देखिए, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि हमारा देश कितना सेक्युलर है। हिंदू मुसलमान यहां अलग अलग नहीं है, हिंदू मुसलमान हम हो चुके हैं। ये मैसेज जाएगा ओवैसी साहब। और आप जैसे इतने वरिष्ठ, इतने पढ़े लिखे, आपसे तो मैं कम से कम ये अपेक्षा रखती हूं कि ये समझ आप में होगी। नहीं मैडम, मैं इतना जाहिल तो जरूर हूं कि मुझ में इतनी जहालत है कि मैं ये जानता हूं मेरी जहालत की वजह से कि जिस दिन ये मुल्क आस्था की बुनियाद पर चलेगा, ये मुल्क में और अतराफ के मुल्कों में कोई फर्क नहीं होगा। ये मेरी जहालत की मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश को भी समझना पड़ेगा कि ये मसला जो है रूल ऑफ लॉ का है। ये मसला जो है 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को वादा किया गया था, स्टेटस को हाथ नहीं लगाएंगे। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें मुल्क में मोहब्बत की फिजाएं बढ़ जाएंगी, मैडम कितने मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूं कि हमने हमेशा इस वतन से वफादारी की है और करते रहेंगे। मगर इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि मैं आपको इजाजत दूं आपकी आस्था पर हिंदुस्तान के संविधान की, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा दें। सुप्रीम कोर्ट ये आस्था का मसला नहीं है मैडम, ये रूल ऑफ लॉ का एक टाइटल सूट है। देखिए, मस्जिद तो कई हैं, राम जन्मभूमि एक ही है, राम जन्मभूमि एक ही है। और सुब्रमण्यम स्वामी से हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उनकी ओर से ओवैसी साहब ये सुझाव दिया गया कि राम जन्मभूमि के इतर उसके बाहर मस्जिद के लिए मुआवजा दे दिया जाए, वहां मस्जिद का निर्माण हो जाए और अंदर जो है, और ये जो मुआवजा है ये सरकार की ओर से दिया जाए, जिससे कि मुस्लिम समुदाय भी खुश हो, वो भी संतुष्ट हो, और अंदर वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाए जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था। मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ये लड़ाई पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। कितने लोगों को सजा हुई बताइए 6 दिसंबर के बाद? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, पद्म विभूषण दे दिया आपने उन लोगों को, गंगा की सफाई का इंतजाम दे दिया उन लोगों को। आपको, मेरे को इंसाफ चाहिए मैडम। वो मुआवजे को मैं अपनी पैर की धूल पे बराबर भी नहीं समझता। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे संविधान के तहत इंसाफ चाहिए। ठीक है, मैं ओवैसी साहब आपसे बिल्कुल अग्री कर रही हूं, इंसाफ सबको चाहिए। लेकिन मुझे बस आप एक बात बता दीजिए ओवैसी साहब, 100 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को कुचल कर उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? मैडम, ये मुल्क चलेगा तो संविधान से चलेगा। आप जी टीवी पर बैठकर कम से कम अपने चैनल का नाम बदनाम मत करिए कि आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं और दूसरे लोगों की नहीं बात करते। जस्टिस बोबडे ने भी ये बात कही मैडम, सुनिए कि जो देखिए अतीत में हो गया उससे बदल परेशानी है।
जो भी हुआ अतीत में उसे बदल नहीं सकते। लेकिन ओवैसी साहब, अब हमें भविष्य के बारे में सोचना है। अतीत में अगर कुछ बुरा हुआ तो भविष्य भी हम अपना बुरा बना लें। आपको लगता है कि ये जस्टिस होगा, ये इंसाफ होगा? अतीत में बुरा हुआ तो मुस्तकबिल फ्यूचर को अच्छा रखने के लिए उसका इंसाफ मिलना चाहिए। और आप बार बार 100 करोड़ हिंदुओं की बात करती हैं। कौन से हिंदुओं की बात कर रही है मैडम आप? अपर कास्ट जनेऊधारों की बात कर रही हैं आप? सावरनाओं की बात कर रही हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? क्या आप ये बात जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि ये हिंदुओं की आस्था का मामला है, इसको आस्था पर फैसला कर लीजिए। चलिए सुप्रीम कोर्ट को कर दे, तय कर दे। टीवी स्टूडियो में बैठकर मस्जिद अगर बन गई वहां पर तो संविधान सुरक्षित हो जाएगा, अगर वहां मंदिर बन गया तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं क्या ये समझूं इसका? मैडम, अगर इंसाफ होगा ना तो मुल्क मजबूत होगा। इंसाफ होगा तो संविधान में लोगों को और यकीन पैदा होगा। इंसाफ होगा तो मुल्क में अमन नहीं, मुल्क चाइना की तरह सुपर पावर बन जाएगा। हर दुनिया की तारीख गवाह है कि वो सिविलाइजेशन तरक्की किए जहां पर इंसाफ होता है। हम इंसाफ चाह रहे हैं, यही तो हमारी लड़ाई है। और आप इसको बार बार कह रहे हैं कि ये आस्था की बात है। जाकर कहिए ना सुप्रीम कोर्ट में। चलिए सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए कि जी टीवी के इंसाफ का पैमाना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? 100 करोड़ हिंदुओं का मसला है। ये बदल जाती है, ये इंसान के साथ साथ ये भी बदल जाती है। और मैं फिर से आपसे एक बार दरख्वास्त करूंगी कि इस बारे में जरूर आप सोचिएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है कि हिंदू मुसलमान ये शब्द हम अलग अलग ना देखें, हम इसे हम के रूप में देखें और हम एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दें कि हम सेक्युलर देश हैं और हिंदू और मुसलमान यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रहते हैं। और ये मिसाल पूरी दुनिया को जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। आप जब से हिंदू